अभी कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली में चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी। 5 फरवरी को चुनाव होगा और 8 फरवरी को काउंटिंग होगी। इसके पहले उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर जो उन पे आरोप लगाए जा रहे थे, खासकर उन पे उनकी चर्चा की और कई बातें बताई। मुख्य रूप से क्या कहा? यह कहा कि चुनाव आयोग पर हर आरोप का जवाब उनके पास है, नेचुरली होगा, और बड़ी तैयारी के साथ आए थे। चुनाव आयोग में किस तरह की धांधली होती है उसको वो थोड़ी स्वीकार करेंगे। हर सत्ता और हर सत्ता के हर विभाग की यह कोशिश होती है कि अपने आप को निष्पक्ष, निर्भीक और अनबायस्ड बताएं। उन्होंने जवाब में बताया कि ईवीएम में कोई भी धांधली नहीं हो सकती है। यह उनके हिसाब से फुल प्रूफ है, जो कोर्ट ने भी माना है। संभवतः सुप्रीम कोर्ट की बातें कर रहे थे। चलिए, लिस्ट वोटर में जो शक की बात है, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया और दिल्ली में बड़ी जबरदस्त रूप में चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो अभी गलत बाहर है। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। ज़्यादा मतदान की अपील कर दी। लोकसभा में रिकॉर्ड मतदान हुए हैं, 62.5% हुए हैं। और उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजों से इलेक्शन कमीशन पर हम प्रश्न नहीं उठा सकते और हम पूरी तरह से पारदर्शी हैं, वगैरह वगैरह उन्होंने कहा। क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या कोर्ट, क्या पुलिस प्रशासन कभी कहेंगे कि हम निष्पक्ष नहीं हैं? क्या दूध बेचने वाला यदि दूध में पानी मिलाता है तो कभी कहेगा कि हमने पानी मिलाया है? चलिए, कुछ और बातों की बातें कर लें। दिल्ली में बहुत सारे घोटाले तथाकथित रूप से हुए, ना भी हुए। दिल्ली में दंगा हुए, दंगा फसाद हुए। उसमें आम आदमी पार्टी का मुख्य प्रश्न वहाँ उठना चाहिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या किया, सत्ता में रहते हुए इन्होंने क्या किया। दिल्ली इलेक्शन में कांग्रेस और खासकर भाजपा की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग यानी शराब घोटाला केस पर, जिसमें केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन इत्यादि जेल में गए, उन पर प्रश्न होगा। चुनाव के दौरान यमुना की सफाई की बात इन्होंने कही है, वो होगा। हालांकि एक प्रश्न नहीं आएगा कि वाईफाई हर घरों में मुफ्त पहुंचाया जाएगा। 2014 का यह चुनावी वायदा था आम आदमी पार्टी का। शीश महल पे प्रश्न उठ रहे हैं, यानी सीए जी ने प्रश्न उठाया था कि 8 करोड़ या 8.62 करोड़ का जो अलॉटेड बजट था मुख्यमंत्री के घर के रिनोवेशन के लिए, वह 33 करोड़ से ज़्यादा हो गया। यह क्यों हुआ? और बहुत सारे ये लोग कह भी रहे हैं सम्मान राशि देगी आम आदमी पार्टी, जिसकी बातें एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं को लुभाने की कोशिश से बिहार प्रमुख रूप से रहा है। लड़कियों को साइकिल देकर शिक्षा के लिए, हालांकि वो आवश्यक था, जरूरी भी था। उसके बाद झारखंड और हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में। अभी ये लोग कहते हैं कि जो 1000 रुपया हर औरत के बैंक में डालने की बात हुई थी, अब जीतने के बाद से 2100 करेंगे। जबकि कांग्रेस ने कहा है प्यारी दीदी योजना 2500 रुपया प्रति माह देंगे। चलिए, ये तो हुआ इनकी बातें। जहां तक चुनाव से चुनाव तक की प्रक्रिया का बात है दोस्तों, एक ही प्रश्न मैं उठाऊंगा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना गलत है। लेकिन उसमें कितने पैसे हुए, क्या धांधलियां हुई, इस पर कुछ भी नहीं पता किया गया। यानी अब एक तरह से कहें तो आरएसएस, भाजपा या इसके पीछे बैठे हुए चंद पूंजीपति, इन्होंने भ्रष्टाचार को एक तरह से राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। अदानी के ऊपर भी बाहर केस होता है, अमेरिका या किसी दूसरे देशों में उन पर प्रश्न उठाया जाता है, तो उसको यह हम नहीं कहते हैं कि अदानी के ऊपर चेक किया जाए। कहते हैं कि देश के ऊपर आफत आ गया, देश के ऊपर प्रश्न है, हमारे राष्ट्रवाद के ऊपर प्रश्न है, हमारे देश के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप है। और इलेक्शन बॉन्ड में यदि कुछ गड़बड़ी हुई तो चुनाव कैसे निष्पक्ष है? हमारा प्रश्न केवल इलेक्शन कमीशन से नहीं है या उसके दौरान पुलिस प्रशासन से नहीं है। और हमें स्पष्ट पता है कि बिहार के ही चुनाव में रात के 2-3 बजे जाकर जब पलट दिया गया और अंदर से चुनाव हारने के बावजूद भी जीतने वालों को घोषित कर दिया गया कि जीत गए,
हारने वालों को जीतने की घोषणा कर दी गई। पाकिस्तान में ऐसा हुआ था। इलेक्शन कमीशन के एक बड़े वरिष्ठ अधिकारी ने कहा हमारे चंडीगढ़ में हुआ, जिसको इलेक्शन कमीशन ने तो सही माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे गलत माना, क्योंकि इतना खुलेआम मक्खी निगलना मुश्किल था। उसके बाद से हमने हरियाणा में देखा, महाराष्ट्र में देखा। हालांकि इलेक्शन कमीशन के चीफ ने आज कहा, अभी भी सामने उनका चल रहा है, कि चुनाव में यदि धांधली होता तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नतीजे कैसे आते। हमें इतना मूर्ख समझा है। जरूरत के हिसाब से गुजरात महत्वपूर्ण था नॉर्थ इंडिया के लिए, यूपी महत्वपूर्ण है और महाराष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ का पूंजीवाद का केंद्र है। दिल्ली राजधानी है जियोग्राफिकल हिसाब से, लेकिन कॉमर्शियल हिसाब से बॉम्बे है। और वहाँ पे हजारों करोड़ों नहीं अरबों रुपए लगे पड़े हैं भिन्न भिन्न तरीकों से। माहिम क्षेत्र से सटे हुए जो नए नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं, घर वालों को बेघर कर दिया जाएगा, और बहुत सारे हैं, ऐसे नहीं छोड़ सकते। जम्मू कश्मीर में जिताना यह खुलेआम दिखाना था कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। इलेक्शन चीफ जो है वह डायरेक्ट भले ही ना कुछ करते हो, इनडायरेक्ट होता है। और मान लेते हैं कि चुनावी प्रक्रिया तरीके से है, उसके बाद ही एमएलए एमपी जो जीत के आते हैं दोस्तों, क्या कर लेते हैं, उनका भी खरीद बिक्री होता है। खरीद बिक्री ना भी हो, मान लेते हैं कांग्रेस वापस आ जाती है, तो क्या होता है पूरे देश में, फांसीवाद थोड़ा नरम पड़ जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से 1991-92 से जब देश में तथाकथित रूप से आर्थिक विकेंद्रीकरण शुरू हुआ, पूरे देश में एक लहर बन पड़ा। 90-91 में यूएसएसआर के टूटने के बाद से पूरे विश्व में, जिसको न्यू कॉलोनियलिज्म कहते हैं, हमारे देश में भी एक तमाशा शुरू हुआ। और उस तमाशे के अधीन देश को विकसित करने के नाम पर जितने भी हमारी संपत्ति थी सरकारी, जो जनता की थी, उसको बेचना शुरू कर दिया। कांग्रेस के जमाने में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। फिर उसके बाद से वाजपेयी सरकार आई, उसने और भी तीव्र किया उस गति को। फिर मनमोहन सिंह सरकार आई, उसको रोका नहीं। रिफॉर्म के नाम पे तथाकथित रूप से ग्लोबलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, बाजार, मार्केट, डेमोक्रेसी, जनता को लूटने की प्रक्रिया बढ़ी। और उसके बाद से फिर 2014 से हमारे ऊपर फांसीवाद लाद दिया गया। और आज जो भी काम हो रहा है, जनता की बेरोजगारी बढ़ रही है, मजदूर वर्ग, मेहनतकश आवाम, किसानों की, वह इस नाम पे हो रहा है कि देश के नाम पे हो रहा है, खास धर्म के नाम पे हो रहा है, खास जाति के नाम पे हो रहा है। और 15 से 20% जनता इसके पक्ष में हाथ खड़े कर रही है। 70% कम से कम जनता ऐसे जो इसका विरोध कर रही है, लेकिन फिर भी उसकी आवाज नहीं सुनी जा सकती है। हर तरह से लूट है। जो भी सरकारी संपत्ति है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको लूटा जा रहा है। बड़े बड़े पूंजीपतियों के 4-5 लाख करोड़ नहीं, जो मनमोहन सिंह के टाइम में हुआ था, 15-16 लाख से 20 लाख करोड़ उनके जो उनके बकाया राशि थे, लोन थे उनके ऊपर बैंक वगैरह से, उसको माफ कर दिया गया। किसानों के कुछ हजार के नहीं होते, किसानों की आत्महत्याएं दर बढ़ रही हैं, बेरोजगार छात्रों की बढ़ रही है, लेकिन उनका माफ नहीं किया जाएगा। उनके टैक्स रेट 35% से घटाकर मनमोहन सिंह के टाइम में 25 अरब, शायद 20% से भी कम है। और अनपेड टैक्स भी माफ कर दिया गया। यानी इतना प्रत्यक्ष रूप से इन चंद पूंजीपतियों, फांसीवादी ताकतों के साथ, फांसीवादी पार्टियों के साथ मिलकर देश के नाम पर खुद आकर जनता को लूटने का ऐसा काम पहले नहीं नजर आया था। जो भारत में है, बांग्लादेश में हो रहा है, यूक्रेन में हो रहा था, युद्ध की स्थिति में परिवर्तन हो चुका है। पूरा मिडिल ईस्ट इसमें बर्बाद हो रखा है, युद्ध में झोंका गया है। दक्षिण अमेरिकी देशों में हो रहा है। अफ्रीका की हालत हमसे भी बदतर है।
दोस्तों, रास्ता कई है यहाँ से। एक तो पूर्ण बर्बादी की तरफ जो नजर आ रहा है, तृतीय विश्व युद्ध हो ना हो परमाणु बॉम्ब के साथ, लेकिन वातावरण जिस ढंग से खराब हो रहा है, यानी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर में रखना था, जब पूरे विश्व में पूंजीवाद एक अग्रसर रूप, आक्रामक रूप ले रहा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, उस समय के टेम्परेचर 17 या डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज पूरे विश्व का मान ले, उससे लेके 17.5 18 तक रखना था। हम उसे नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तब, जो कि नजर आ रहा है। दूसरा रास्ता है सुधार की। हम कोशिश करते रहें, लड़ते रहें, शांतिपूर्वक ढंग से बर्दाश्त करते रहें, भाग्य के भरोसे रहें, धर्म के भरोसे रहें। वह तो नजर आ रहा है स्थिति और खराब हो रही है, पहले ही वाले रास्ते पर जाएंगे। और तीसरा है विद्रोह, जन क्रांति या समाजवादी क्रांति पूरे विश्व भर में और अपने अपने देशों में। नहीं तो इस चुनाव से चुनाव की प्रक्रिया में एक मजाक बन गया है, और इतना खुलेआम मजाक, इतना खुलेआम लूट इस पूंजीपति वर्ग का, जिसमें मोनोपोलीज हैं, ओलिगार्क्स हैं, बड़े बड़े वित्तपति हैं, जिन्होंने अब सीधे के सीधे कंट्रोल कर लिया है, हमारे ऊपर नकेल बांध लिया है, और बड़े ही बेरहमी, बेशर्मी और बहादुरी के साथ, कोई डर नहीं, कोई हिचक नहीं कि हम खड़े हो सकते हैं। इन्हें नहीं मालूम कि हम खड़े हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।